गुड इवनिंग। और आज हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। और ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बायोलॉजी का है। चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 का मतलब ये हो गया कि ये एक ही किताब दिया है बिहार बोर्ड ने, और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब एक साथ है। तो उस एक साथ में ये चैप्टर नंबर 6 है। तो मुझे लगता है कि बहुत आसान है। तो ये माइंड मैप के तहत इसको तैयार किया गया है कि जितने बच्चे हैं यहाँ से आराम से समझ सकते हैं जो भी चीज़ है। तो सबसे पहले अध्याय 6 है, जहाँ पे क्या है, जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ आता है। तो सबसे पहले क्या चीज़ होता है, दो ही जगत है। एक है सजीव जिसमें जान होती है, ये सजीव जिसमें जान होती है, और दूसरा होता है निर्जीव जिसमें जान नहीं होती है। मैं यहाँ पर आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग के सामने खड़ा होके, तो मेरी कुछ गतिविधि है, कुछ गतिविधियाँ मेरी चल रही है, जिससे ये साबित होता है कि मैं क्या हूँ, सजीव हूँ। लेकिन जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्या, निर्जीव है। मैं खुद से अपना कुछ निर्णय ले पा रहा हूँ, लेकिन ये बोर्ड पूरी की पूरी मेरी इंस्ट्रक्शंस पे चलेगी। ये अपने खुद सोच नहीं सकती, समझ नहीं सकती। तो ये क्या होगी, सामान्यतः जो मैं बोलूँगा ये उसी को फॉलो करेगी, वही चीज़ करेगी। तो ये जितने बच्चे हैं क्लास 10th के, उनको अभी तो काम देगा ही, रिवीजन में भी ये काफ़ी काम देगा। तो जो सजीव होते हैं उसमें कुछ गुण होता है। क्या गुण होता है, तो ये होता है कि उसमें पोषण होता है, श्वसन होता है, वहन होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है, नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तो इसी सब चीज़ों को हम लोग जो है आज इस चैप्टर में रिवाइज करने वाले हैं बहुत तेज़ी से। तो सारे क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने कराया है बच्चों को, लेकिन मैं एक बार सारे क्वेश्चन आंसर अगर किसी को ना समझ में आए तो मैं यहाँ फिर वापस से कराऊंगा यहाँ पर भी। तो सबसे पहले देखते हैं श्वसन अंग। श्वसन अंग जो है वो पौधों में अलग होते हैं और जंतुओं में अलग होते हैं। सजीव जगत में दो पार्ट है, एक है प्राणी जगत, एक है जंतु जगत, एक है पौधों का संसार, पेड़ पौधों का संसार जिसको बॉटनी के तहत हम लोग क्लासिफाई करते हैं, एक है जीव जंतुओं का संसार जिसको जूलॉजी के अंदर हम लोग जो है क्लासिफाई करते हैं। खैर इतना डीप में मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, क्लास 10th लेवल का है। तो जो पौधों में श्वसन होता है ना, उसके लिए रंध्र जरूरी है पत्तियों में, ठीक है। वातरंध्र पुराने तरों एवं जड़ों में होता है, इसकी ज़रूरत होती है। और जंतुओं में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय का कॉन्सेप्ट आता है। एक कोशिकीय में क्या होता है कि कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा वो स्वतंत्र हो जाता है, यानी कि एक कोशिका है ना, वो अपने त्वचा से ही श्वसन कर लेते हैं एक कोशिका वाले जीव। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में, जिसमें कि मनुष्य भी शामिल हैं, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, एक जटिल तंत्र विकसित होता है जो उनको सांस लेने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम प्रोवाइड करता है। जिसमें कीटों में जो है ना, श्वास नली और ट्रैकिया से श्वसन होता है। मछलियों में गिल्स से श्वसन होता है, बार बार वो लगातार पानी पी के निकालती रहती है। और मनुष्यों में फेफड़ा के द्वारा जो है श्वसन होता है, ठीक है। अब देखिए श्वसन अंग की बात करें तो श्वसन प्रक्रिया भी देखते हैं। श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज वो 6 कार्बन अणु जो होता है उसका, वो कोशिका द्रव, पायरूट और ऊर्जा में क्या होती है, डिवाइड होती रहती है। पायरुवेट में 3 कार्बन अणु है ये, और क्या होता है, ऊर्जा उसमें निर्मुक्त होती है। और इसमें भी दो चीज़ होती है, एक होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैसे कि ईस्ट जो किण्वन जो करता है ईस्ट, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करता है, जिसमें बनता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। मैं यहाँ पे चाहूँ तो दारू बनाने की पूरी मैकेनिज्म बता दूँ तो घर घर में बच्चे बनाने लगेंगे। बिहार सरकार का दारू बनाने का जो तरीका है वो फेल हो जाएगा, लेकिन ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। और दूसरा होता है पेशी कोशिकाओं में उत्पाद में, इसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनती है। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पाद होता है, और CO2 और प्लस H2O प्लस ऊर्जा जो है इसमें निर्मुक्त होती है। यहाँ पर ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं। देखिए ऊर्जा जो होती है ATP में, ये क्या बोलते हैं इसको, ऊर्जा ATP को क्या बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, याद रखना।
ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। अब ADP प्लस ऊर्जा, तो क्या होता है ADP लगभग बराबर समानांतर है P के, और बराबर क्या होगा ATP, अब P बराबर हो गया फॉस्फेट। तो चलो ये पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, इसको देखना है लगातार रिवीजन के ख्याल से, ठीक है। रिवीजन और इसको नोट्स बनाने के लिए बेस्ट सामग्री है, इसको अपने हाथों से लिख लोगे हमेशा के लिए ये काम देगा। तो मानव श्वसन तंत्र की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान देने की है कि ये ना याद रखने के लिए है, वैसे तेज़ी से याद रखने के लिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे नहीं पूछा जाता है डायग्राम, वहाँ पे ये बहुत काम का चीज़ है। लेकिन जहाँ पर डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, जैसे मैट्रिकुलेशन के एग्जामिनेशंस में, वहाँ ये तो रिवीजन के लिए है, लेकिन डायग्राम बनाने आना चाहिए। बढ़िया डायग्राम्स बनेगा तभी काम होगा। तो देखते हैं मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र में एक होता है नासिका छिद्र, ये नाक का, ये नासिका छिद्र हो गया यहाँ पे अंदर में। नासिका वेश में खुलती है, वायु का शरीर में प्रवेश यहीं से होता है। फिर क्या होता है, स्वतंत्र लैडिंग्स होते हैं, यानी ग्रसनी के बाद एक छोटी रचना होती है। जैसे ये गला है ना, गला, ये गला इस तरह से, यहाँ पे गला, और इस तरह के छल्ले वहाँ पे होते हैं, तो इसको चिपकने नहीं देते हैं, छल्ले होते हैं इसमें, ठीक है। इस तरह का बढ़िया बना हुआ, चिपक जाएगा तो सांस कैसे लेगा। तो ये क्या कहता है, यह ध्वनि उत्पन्न करता है। ग्रसनी के बाद एक छोटी रचना क्या होता है, स्वरतंत्र या लैडिंग्स, इसी के भाग होते हैं। क्या, स्वरतंत्र यानी उसको लैडिंग्स, जो मैं बोल रहा हूँ वो यहीं से बोल रहा हूँ, इसी पार्ट से। इसके बाद होती है हमारी श्वास नली या ट्रैकिया, इसको बोलते हैं। तो ये लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, संपूर्ण लंबाई में उपास्थि के वलय में होती है। वलय दीवार को मजबूती प्रदान करते हैं, पिचकने से बचाव करता है। यही श्वास नली ट्रैकिया की बात करें तो ये इस तरह के छल्ले होते हैं इसमें, ठीक है। अब क्या होता है ना, गला दबाने वाले, इसी को दबा देते हैं, इसको दबा देंगे तो क्या होगा, सांस रुक जाएगा, ठीक है। गला कभी दबाना नहीं चाहिए मजाक में भी, नहीं तो कभी अगर ये हार्म हो गया तो वैसे भी गला छोड़ भी देने पे लोगों का क्या है, जो गला दबता रह जाएगा। जैसे होता है ना कि क्या होता है, जो कम उम्र के लोग हैं ना, समझते नहीं हैं, जैसे एक दूसरे का गला पकड़ा, कस के दबाया। लेकिन अगर किसी कारण से श्वास नली ट्रैकिया जो है, ठीक है, वो अगर डिस्टर्ब हो गई तो गला छोड़ भी देंगे ना, तो उसको लगेगा कि गला दब रहा है और लोगों को लगेगा कि मजाक हो रहा था। बच्चों में ऐसे ही खेल खेल में जान चली जाती है। जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे का जब गला खेल खेल में दबाता है, तो वैसे कंडीशन में बाकियों को लगता है कि अरे हमने तो इसका गला छोड़ दिया, अब ये नाटक कर रहा है गला पकड़ के। लेकिन गला पकड़ के नाटक नहीं कर रहा होता है, उसका वास्तव में गला दब रहा होता है, क्योंकि वो ट्रैकिया क्षतिग्रस्त हो जाता है और तब क्या होता है, उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं करना, खेल में भी एक दूसरे का गला कभी नहीं दबाना है। इसके बाद बात करते हैं श्वसनिया की। श्वसनिया क्या होता है, ट्रैकिया विभाजित होकर 2 श्वास नलियों में बंटती है, इसी को क्या बोलते हैं, श्वास नलियाँ बोले या श्वसनिया बोले, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, 2 में बढ़ जाती है ना, ये आगे इस तरह से आती है और बाद में 2 में, ये 2 हिस्सों में ये बढ़ जाती है। यहाँ पे तो ये सिस्टम है ही जिसको पिचकने से बचाती है, और बाद में अलग अलग सिस्टम होता है, इसको तो हम लोग जानते ही हैं, क्या बोलते हैं इसको, सारा चीज़। अब बात करते हैं फिर श्वास नलिकाएँ यानी ब्रैंकियोल्स। ये क्या होते हैं, फेफड़ों में प्रवेश कर श्वास नलिकाओं में बढ़ जाती है, ठीक है। अब है फेफड़ा, तो वक्ष गुहा में स्थित स्पंजी संरचना, यहाँ पर ये दोनों साइड हमारे फेफड़े हुए, ठीक है, एकदम स्पंजी होता है। स्पंजी होता है वो इस हिसाब से बना हुआ है कि हर एक खोल में वो क्या, हवा के प्रवेश को रखे, और हवा का प्रवेश इस तरह से हो कि हवा जब अंदर जाए तो अंदर जाने के बाद हवा का प्रॉपर प्रोसेसिंग हो सके, और प्रॉपर प्रोसेसिंग होके उसमें से ऑक्सीजन जो है ना, उसको हम लोग अलग कर लेते हैं, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को अलग करने का सिस्टम होता है कहाँ, फेफड़ा में। तो वक्ष गुहा में स्थित स्पंजी संरचना होती है, स्पंज जैसा मामला होता है। तो अगर किसी कारण से हम उसमें धुआं भरते हैं, वैसे तो इतनी प्रदूषण है कि धुआं तो अपने आप जाता है, लेकिन सिगरेट का धुआं भी भरते हैं तो हमारे स्पंज जो है ना बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा, उसका बहुत नुकसान होता है, कई जगह पर नुकसान होता है। जैसे कि अगर कोई मेल है ना, तो उसको इरेक्टेशन प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मैं जानबूझ के इंग्लिश में बोल रहा हूँ ताकि ऐसा नहीं कि हर कोई समझ जाओ आराम से। इरेक्टेशन प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, जो बीड़ी या सिगरेट पीते हैं, पत्नी से कभी नहीं बनेगी और एक गंभीर समस्या शुरू होगी। अभी इतना ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं।
अब हम लोग देखते हैं असंख्य वायु कोषों कोशिका से बनी होती है। बहुत सारे कितने हैं कोशिका है इसमें। वायु कोषों में गैसें जैसे O2 और CO2 का आदान प्रदान चलता रहता है। क्या है, हम लोग के बॉडी में जो CO2 बनती है ना, उसको हम लोग छोड़ती भी हैं इसी सांस के माध्यम से। CO2 को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं और O2 को हम लोग अंदर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो है चीज़। अब हम लोग देखते हैं कि सजीव में ये जो चीज़ें होती है, तो ये सजीव में जो चीज़ें होती है ये कैसे होती है और कैसे काम करती है। तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा सजीव में होते हुए देखा, क्या क्या होते हुए देखा, तो पोषण नहीं, श्वसन, वहन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब सजीव का काम है। पोषण अगर हम पादप में देखें कि पौधों में पोषण कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले पादप में पोषण का दो तंत्र है, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। तो जाइलम में क्या होता है, जल और खनिज लवण जो है इसमें प्रवाहित होते हैं, केवल जड़ से तना की ओर होता है ये। और मृत कोशिकाएं जो होती है ना, इसका फंक्शन मैं अलग से बताऊंगा कि मृत कोशिकाएं इसमें कैसे वर्क करती है। फ्लोएम में क्या होता है, भोज्य पदार्थ होता है, सभी दिशाओं में होता है और ये जीवित कोशिकाओं में होता है। देखिए जाइलम जो होता है ना, मतलब एक चीज़ ये देखें, मृत जीवित जैसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि पादप जगत में है। जो भी चीज़ें हैं काफ़ी काम की होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं रुधिर और रक्त को। और ये दरअसल हम देखते हैं जंतुओं में। ठीक है, अब हम लोग पेड़ पौधों को यहीं तक छोड़ते हैं, यहीं पे छोड़ें। ठीक है, जाइलम है मृत कोशिकाओं में भी होता है और फ्लोएम जीवित कोशिकाओं में होता है। ये बेसिक हमें मालूम होना चाहिए। केवल जड़ से तना की ओर होता है, ये होता है जाइलम। अगर जिसको हम लोग मृत कोशिका बोलते हैं पेड़ की, अगर उसको भी पूरी तरीके से काट दें तो पेड़ खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको अलग तरीके से लेंगे। अब देखते हैं जंतुओं में खास करके मनुष्य में कैसा होता है पोषण। तो ये जो होता है ना, रुधिर और रक्त के माध्यम से होता है। ठीक है, रक्त वाहिनियाँ इसमें काम करती है। हृदय हमारा पेशीय अंग है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। रुधिर की हम लोग देखें तो रुधिर में होता है हमारा प्लाज्मा, रक्त का तरल भाग होता है ये, लाल रक्त कोशिकाएं जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं, RBC, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन लाल रंग इसी में पाया जाता है, जिसके कारण खून का रंग लाल हो जाता है। ऑक्सीजन का वहन करती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसी में हमारा जो है वो प्रवाहित होता है। इसके बाद श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है जिसको वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। ये रंगहीन होती है, कोई रंग नहीं है इसलिए इसको वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। ये क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है, यानी कि कोई भी हमारे पर जीवाणु का या बैक्टीरिया का या कोई अटैक होता है तो हमारा जो है वाइट ब्लड सेल उसको रोकता है। बच्चों को बताते हैं कि वाइट ब्लड सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सिपाही बोलते हैं। सफ़ेद रक्त को क्या बोलते हैं, सिपाही बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, रक्त का थक्का बनाता है और बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक किसका, ये प्लेटलेट्स का काम होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और कई बार जो होता है ना, प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ जाती है कुछ लोगों को। तब देखते हैं धमनियाँ क्या करती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से अंगों तक पहुंचाती है। एकदम याद रहना चाहिए, धमनी क्या करती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से अंगों तक पहुंचाती है। फिर है सिराएँ क्या करती है, ऑक्सीजन रहित रक्त अंगों से हृदय तक लेकर जाती है। ऑक्सीजन रहित रक्त अंगों से हृदय तक लेके जाती है, फिर उसमें धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त उसमें भेज देती है और हमारे हर एक कोशिका तक इसके बाद ऊर्जा के रूप में जो है वो उसका संचार हो जाता है। अब कोशिकाएं क्या होती है, तो महीन होती है, एक स्तरीय होती है और पारगम्य होती है, यानी आर पार उसमें जाना आना हो सकता है। जैसे कि हमारी कोशिकाएं हैं, मुझे अगर पसीना, अभी तो नहीं आ रहा पसीना, कई बार गर्मियों में आता है पसीना, वो इसलिए आता है क्योंकि ये पारगम्य है। ठीक है, महीन है, एक स्तरीय होती है। अब हम लोग बात करते हैं हृदय की। हृदय में जो, अगर इसका फोटो अगर हो तो मैं फ़ोटो में अच्छे से बताऊंगा, लेकिन मैं यहीं पर जो है ना अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, जो भी है यहीं पे बता देता हूँ। रिवीजन के ख्याल से इसको देखना है क्योंकि मैंने चैप्टर्स को कंप्लीट कराया है। तो होता क्या है ना कि चैप्टर जब कंप्लीट हो रहा होता है तो अधिकांश बच्चे या तो पूरब देख रहे होते हैं या तो पश्चिम, नहीं तो ऊपर, नहीं तो दक्षिण।
ये बड़ा अजीब समस्या है कि कभी भी लोग क्लासरूम में इकट्ठे सीखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन यही जैसे कि अभी की क्लास है उसमें लोग अभी जो सुन रहे होंगे ना तो सीरियस होके, और मैं इतना जो पढ़ा रहा हूँ इतना मैं 1.5 से 2 घंटे में भी नहीं पढ़ा सकता क्लासरूम में, क्योंकि तब उनको कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन क्लासरूम के अपने फ़ायदे हैं, क्योंकि क्लासरूम में बच्चे मेरे से पूछ सकते हैं रोक करके कहीं पर भी। सीरियस बच्चा है वो कहीं पर रोक के पूछ सकता है, या मैं अपने फ्लो में होता हूँ तो बोलता हूँ लास्ट में पूछना, बाद में। अभी हो सकता है कि चैप्टर के आगे में ये टॉपिक आए तो मैं बता दूंगा, ये यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। तो पेशीय अंग की बात करते हैं हम लोग। पेशीय अंग में हम लोग देखते हैं लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, यानी कि बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय, ये सब हमारा जो है इसका भाग है। हाँ, अच्छा, है ना। तो ये हमारा हो गया बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय, ठीक है। तो ये है बायां आलिंद क्या करता है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त बायां आलिंद लेता है, और फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त बायां आलिंद में फुफ्फुस शिरा द्वारा जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त बायां आलिंद में फुफ्फुस शिरा द्वारा जाता है, और बाएं आलिंद से ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं निलय में आकर शरीर के विभिन्न भागों में महाधमनी द्वारा जाता है। एकदम रट लेना है, इसलिए क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें यही कॉन्सेप्ट सीधा पूछ लिया जाता है। और 10th क्लास में लोग जब ढंग से नहीं पढ़ते हैं ना तो उनके साथ बहुत समस्या आती है। इसके बाद वापस उसी चीज़ की कोचिंग में लग जाते हैं। अरे भाई, कोई कोचिंग या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है बाद में, अगर सही तरीके से पहले पढ़ ले तो। और जो टीचर पढ़ाते भी हैं ना क्लासरूम में, उनका भी सिलेक्शन अच्छी जगह पे हो जाएगा अगर वो ढंग से पढ़ाएंगे तो। घास काटने वालों का तो कहना ही क्या है। अब दायां आलिंद की बात करते हैं। तो शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त दायां आलिंद से में महाशिरा द्वारा जाता है, और दायां निलय की बात करें तो ऑक्सीजन रहित रक्त दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाता है। ये सारा कहानी यहाँ पर होता है। तो ये क्या होता है, फुफ्फुस धमनी द्वारा ऑक्सीजनीकरण हेतु फेफड़ों में जाता है ये, ठीक है। यहाँ तक आया, फेफड़ों में जाता है ऑक्सीजन, मतलब फेफड़ों में ऑक्सीजन होता है ना, वहाँ पहुँचता है वो। अब देखते हैं लसिका। लसिका क्या होती है, तो उत्तकों के बीच जो द्रव होती है उसी को लसिका बोलते हैं। उत्तकों के बीच स्थित द्रव होती है लसिका। ये WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल और प्लस प्लाज्मा से मिलकर बनी होती है। पोषक तत्वों और हार्मोनों का वहन जो होता है वसा में, ये लसिका वाहिनी ही इसका वहन करती है, यही लसिका हो गई। अब हम लोग इसमें देखते हैं फिर जंतुओं में उत्सर्जन को देखते हैं, ठीक है। उत्सर्जन को हम लोग देखते हैं किसको, जंतुओं में, ठीक है। जंतुओं में उत्सर्जन कैसा होता है, उत्सर्जन को मैंने अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। बहुत लोग हंस रहे होते हैं, अरे भाई उत्सर्जन सभी लोग करते हैं, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले देखते हैं जंतुओं में उत्सर्जन को भी देखेंगे अभी इसी स्लाइड में, और पादपों में उत्सर्जन को भी देखेंगे। तो उत्सर्जी अंग होते हैं जंतुओं में। क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव में अलग उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है, और जटिल बहुकोशिकीयों में अलग तरीके से होता है, जिसमें मनुष्य का हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। उत्सर्जन शरीर की सतह से हो जाता है, जैसे अमीबा में भाई एक कोशिका है तो काहे उसमें अंग होगा, लेकिन मनुष्यों में क्या होता है, विशिष्ट अंगों द्वारा होता है, जिसमें वृक्क है, वृक्क को किडनी बोलते हैं, जैसे मूत्र का बनना, मूत्रवाहिनी, मूत्र का वहन, मूत्राशय, मूत्र का इकट्ठा होना, मूत्रमार्ग, मूत्र का बाहर निकालना। तो ये सब जो है ना प्रक्रिया, ये सब पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरा एकदम शरीर में बना हुआ, जिसको कि एक 10th क्लास के बच्चे को पूरी समझदारी होनी चाहिए, एकदम हर तरीके की। ये पूरी समझदारी होगी बच्चों में तो बच्चे कभी भी फालतू के फितूर में नहीं पढ़ेंगे। मैंने खुद देखा है, जो बच्चे जितना ही अच्छा पढ़ते हैं वो फिजूल के फितूर में नहीं पढ़ते। जो बच्चा पढ़ता नहीं है ना उसको पूरा असली तो प्यार हो जाएगा, नशे पत्ते की लत होगी, या इधर उधर जाने का, भटकने का उसको आदत होगा, हमेशा बेवकूफ़ी करेगा, या मारपीट में, या कोई ड्रग्स में, या पता नहीं क्या क्या चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्कूलिंग अच्छी नहीं है। सच्चे प्यार में वही पढ़ते हैं, लेकिन जिसको समझदारी रहेगी, जो सारे सिस्टम को जानेगा, वो क्या करेगा, ढंग से पढ़ेगा, पहले जीवन में कुछ अचीव करेगा। देखो ये कितना मुश्किल है ये सारा चीज़। मूत्रवाहिनी है, वृक्क है ना, मूत्राशय है, मूत्रमार्ग है। कहीं पर भी अगर कोई ट्रबल होती है, बहुत बार होती है लोगों को, तो सीधा हॉस्पिटल में और महंगा महंगा बिल,
बहुत सारी तरह की समस्या। हम लोग पढ़ाई के दौरान ये भी सीख लेते हैं कि हम लोग अपने शरीर को कैसे प्रॉपर वे में मेंटेन करें और अच्छे तरीके से रखें ताकि हमें डॉक्टर्स की कम से कम ज़रूरत हो। तो देखो, जो वृक्काणु जो वृक्क होता है उसमें नेफ्रॉन्स जैसी संरचना होती है। तो ये वृक्क की इकाई होती है जो क्या करती है, छानने का काम करती है, छन्नी जैसा है, पोषक तत्वों को अलग कर देता है, मूत्र को अलग कर देता है, वृक्क यानी किडनी। तो ज़्यादा जो है मूत्र कभी रोकना नहीं चाहिए। कई बार लोग है ना सुसु को रोकने लग जाते हैं। तो सुसु को रोकने करने से सीधा असर क्या होता है, किडनी खराब होती है। ठीक है, सुसु को रोकना नहीं चाहिए। अब है उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ की हम लोग बात करें तो जैव प्रक्रम में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जनित होता है, हानिकारक वर्ज्य पदार्थ होते हैं ये। और उत्सर्जी पदार्थ तथा स्थान जहाँ अलग होते हैं, ये जंतु उत्सर्जन की बात मैं बता रहा हूँ। ये CO2 भी है, फुफ्फुस में रुधिर से अलग होता है। नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ वृक्कों में आधारी यूरिया या यूरिक अम्ल निस्यंदन द्वारा, ग्लूकोज, चयनित पुनरावशोषण, अमीनो अम्ल, लवण, जल, ये सब इसका पार्ट है। देखो, काम की बात मैं बता दूं कि होता क्या है ना कि हमारा जो मनुष्य होता है वो फाइनली जो है ना अपना गुदा मार्ग के द्वारा अपना जो भी नाइट्रोजनियस वेस्ट जो होता है, नाइट्रोजनित जो पदार्थ होता है उसको बाहर फाइनली निकाल देता है। उसकी एक अलग संरचना होती है जिसको मैंने क्लासरूम में पढ़ाया हुआ है। दोबारा होगा तो मैं यहाँ पर बोर्ड पे भी उसको पढ़ाऊँगा, लेकिन वो क्लास फिर 1.5 से 2 या 3 घंटे की भी हो जाएगी। अब देखो, पादपों में उत्सर्जन, इसको हमने छोड़ दिया था, अभी तक उसी पे था। तो पादपों में उत्सर्जन जो होता है ना वो जंतु उत्सर्जन ही था पूरा का पूरा। मैंने पादप उत्सर्जन गलती से बोल दिया था तो उसको समझ लेना, वहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है। एक ही बार बोला था तो मैं बताना भूल गया, अपोलोजाइज करना भूल गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पादप में उत्सर्जन। तो उत्सर्जी पदार्थ एवं उत्सर्जन का तरीका, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ एवं उत्सर्जन का तरीका इसमें कैसे है। तो CO2 उत्सर्जन करता है रंध्र वात रंध्रों से, O2 रंध्रों और वात रंध्रों से, जल रंध्रों और वात रंध्रों से, मृत कोशिका से बने ऊतक इसका उत्सर्जन करता है विभिन्न समय एवं परिस्थितियों में, जैसे पत्तियों का गिरना हो गया, रेजिन एवं गोंद जाइलम में संचित होता है। तो देखो, पत्ते का गिरना एक तरीके से पौधों का उत्सर्जन है, उसका गोंद का निकलना भी पौधों का उत्सर्जन है। इसके अलावा वो O2 को निकालता है, हवा को शुद्ध करता है, तो हमारे लिए तो शुद्ध चीज़ है, उसके लिए वो उत्सर्जन है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। और भी चीज़ें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है ना। तो ये हमने जो टॉपिक्स देखे, इतना टॉपिक जो है ना हमें एकदम से याद रहना चाहिए। इसके आगे के सारे टॉपिक्स भी मैं करा दूंगा, लेकिन अपने तरीके से। अगर ये वाला जो है ठीक लग रहा होगा, यहाँ से ये रिवीजन वाला सिस्टम है इस तरह का, तो सब इसके नोट्स बना लेना। मेरे से डिमांड करना कि सर इस तरह का नोट्स दीजिए ताकि मेमोरी माइंड पावर बना सकें और इसको ना एग्ज़ाम से पहले इसको रिवीजन कर सकें। एक चीज़ और ध्यान देना, डायग्राम्स कभी मत छोड़ना, सारे डायग्राम्स बनाना और सारे डायग्राम्स के अच्छे से नाम याद रखना, उसी के मार्क्स मिलते हैं। तो मैं हमेशा सब लोगों को बताता रहूँगा, जो भी बढ़िया नोट्स है वो मैं कराऊँगा। तो ये प्रयास मेरा कैसा है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना या मिल के ज़रूर बताना। तो चलो फिर मैं बाद में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।